वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो आज की हम कह सकते हैं बड़ी ख़बर है या कुछ अरसे पहले की बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, और वो डेवलपमेंट्स ऑब्वियस जो हैं उनका ताल्लुक़ है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त कुछ दिनों पहले सामने आया था। उसी तनाजुर में, इस वाक़े की तनाजुर में आज दोपहर को ये इत्तला आई कि जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अज़ ख़ुद नोटिस ले लिया है इस ख़त का, और उन्होंने एक 7 रुकनी जो बेंच है वो भी तश्कील दे दिया है ताकि वो इस सारे मामले को सुने। अब बुध के रोज़ से ये जो समाअत है ये सुप्रीम कोर्ट में होगी। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद करेंगे और उनके साथ बेंच में मौजूद होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, अथर मिनिल्ला साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है, ये 7 मेंबर्स होंगे इस बेंच के। ऑब्वियसली ये जब ख़बर आई तो सब काफ़ी चौंके, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी रिक्वेस्ट पर जो हमें लग रहा था हुकूमत पाकिस्तान ने एक 1 मैन कमीशन बनाया था रिटायर्ड जज के नीचे, और कहा था कि ये जो जज कमीशन है ये सारे मामले को देखेगा। उस पर बहुत तनकीद भी हुई, सवालात भी उठाए गए कि एक रिटायर्ड जज के नीचे जो एक कमीशन काम करेगा वो इतने संजीदा इल्ज़ामात का कैसे तयन कर पाएगा, किस तरह इन्वेस्टिगेशंस होंगी। बट ऑब्वियसली दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ये जो ख़त आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, इसके जो टाइमिंग्स हैं वो मशकूक हैं, और ये कमीशन जो है हुकूमत ने बनाया है ये एक अच्छा फ़ैसला है। मगर अभी आज ही के दिन जब ये सुओ मोटो नोटिस की इत्तला आई तो उसकी कुछ ही लम्हों के बाद ये भी ख़बर सामने आई कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस रिटायर्ड पाकिस्तान, जो इस 1 मैन कमीशन को हेड करने वाले थे, उनकी तरफ से भी माज़रत कर दी गई है। उनका जो ख़त था जिसमें उन्होंने ये इस अपने आप को एक्सक्यूज़ किया इस कमीशन से, वो भी सामने आया। उसके बाद उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू भी की और उन्होंने इजहार किया तहफ़्फ़ुज़ात का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए थे इस सारे कमीशन के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस ने तो अपने ख़त में जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया था, और इस वजह से इस तरह की एक जो इंक्वायरी कमीशन है वो एक मुनासिब फ़ोरम उनके ख़याल में नहीं है। बहुत अहम ये डेवलपमेंट्स हैं पिछले चंद दिनों में। हम कह सकते हैं कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से ये ख़त सामने आया था तो बहुत बहस भी हो रही थी, तनकीद भी हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि जुडिशरी के ऊपर जिस किस्म के प्रेशर्स रहे हैं, जिनका इजहार हम कह सकते हैं कि महफ़िलों में इधर उधर गॉसिप में होता था, वो ऑन द रिकॉर्ड जो जजेस थे उन्होंने उसका इजहार कर दिया। और शुरू में यही उम्मीद की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो किसी जो अदलिया है वो ही एक फ़ोरम प्रोवाइड करेगी इन जजेस को ताकि इस मसले का कोई हल ढूंढा जा सके। मगर जब चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और उसके बाद एक हुकूमती कमीशन का फ़ैसला सामने आया तो हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी व्यूज़ उस पर बट गए थे, मगर जो थी तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज लगता है उस तनकीद का असर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हो गया। इस कमीशन के क्या कितना ये इफ़ेक्टिव, माफ़ करिएगा, जो सुओ मोटो है ये कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है, इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है, जो ख़त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला का, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, ये रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो तैमूर साहब। जी तैमूर साहब, बताइए, आज बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई सर। आई मीन आप लोग इसको बताएं कि एक तो
would you welcome the step that's been taken by the Chief Justice? और दूसरा, आपके ख्याल में सर, आप एक वकील भी हैं, आपके ख्याल में ये इतनी तेज़ी से तब्दीली कैसे आई? एक तरफ तो कमीशन बनाया गया, फिर हमें बताया गया कि जिलानी साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया, और आज सुओ मोटो नोटिस ले लिया चीफ जस्टिस साहब ने और 7 मेंबर बेंच भी बना दिया। जी, पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं पहले वकील हूँ, सियासी ताल्लुक ऑब्वियसली कम सेकंड। जो बात आज के सारे वाक़यात की है, डेवलपमेंट्स की है, जनरली तो वो सब अप्रिशिएट करनी चाहिए, और वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। अब ये हुई कैसे हैं चीज़ें? मेरा ख्याल ये है कि ये ट्रिगर हुई हैं जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब के लेटर की वजह से। इट्स नॉट दी अदर वे अराउंड। टाइमिंग उस लेटर की रिलीज की शायद टू द पब्लिक ऐसी है कि हमें वो लेटर मंजर आम पे बाद में नजर आया। पहले शायद ये खबर आई कि 7 मेंबर बेंच तश्कील कर दे दिया गया है जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रूल ऑफ लॉ कमेटी का कन्वेंशन इख्तिताम हुआ। बट अगर उसको एक तनाजुर में देखा जाए, जो जस्टिस जिलानी साहब ने अपने लेटर में सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं रजामंदी अपनी जाहिर नहीं करता या मैं अपने आप को अब रिक्यूज करना चाहता हूं, जो आपने 1 मैन कमीशन, यानी कि वो खुद ही अकेले ही कमीशन थे, कि अब मैं वो कमीशन आगे नहीं लेके चल सकता। उन्होंने उस खत में ये भी लिखा है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है, कि ये कमीशन की से मुतालिक तो ये मामला है ही नहीं। उन्होंने ये लिखा है कि जो लेटर लिखा गया 6 फाजिल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तरफ से, उसमें जो दरख्वास्त की गई है और जो निकात लिखे गए हैं वो तो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में आते हैं या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उससे मुतालिक कुछ कर सकती है। तो एक एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपॉइंटेड कमीशन, वो भी 1 मैन कमीशन, उसके ऊपर हरफे आखिर नहीं हो सकता। तो ये बड़ी वाज़ेह बातें उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को एक्सक्यूज और रिक्यूज किया है इस मामले से, उन्होंने आइंदा भी इस मामले के ऊपर एक कमीशन बनाने के मामले को दफन कर दिया। सो मेरे ख्याल में जब वो लिखा गया है खत, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है, जो बेंच तश्कील दी, जो सुओ मोटो पे अब कमेटी है जो इन मामला को देखती है, उसने आई थिंक बेहतर फैसला यही किया कि फौरन बेंच बना दिया जाए और मामले को उस तरफ ले जाए। तैमूर साहब, अगर ये आप जो आप कह रहे हैं कि पहले ख़त प्रॉबली पब्लिक में बाद में आया, बट सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनको ये पहले मिल गया होगा, जिसकी वजह से ये उसको कन्वर्ट किया गया सुओ मोटो में। तो सर, मगर सवाल यहाँ ये भी उठता है कि फिर जब जिलानी साहब ने ये एक्सेप्ट किया था, एंड आई एम अज्यूमिंग कि जब ये बात पब्लिक हुई है, जी तैमूर साहब आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी। हाँ जी, तो तैमूर साहब मैं आपसे पूछ ही रही थी कि जिलानी साहब ने जब ये एक्सेप्ट किया था कमीशन को हेड करना, एंड आई एम श्योर उनसे पूछा गया था और उन्होंने इकरार किया था और उसके बाद ही इस फैसले को पब्लिक किया गया, तो तब उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताई नहीं गई थी? आई मीन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर जो जिस तरह आप इवेंट्स को बता रहे हैं, तो फिर व्हाट मेड जिलानी साहब चेंज हिज माइंड सर? मैं इसके ऊपर ये बात करूंगा कि जी जब जिलानी साहब का ऐलान हुआ, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले, तो उस वक्त एक टीवी चैनल जो है वो उनके मुतालिक ये खबर दिखा रहा था कि उनसे बात की गई है और उन्होंने कहा है कि मैंने हामी भरी है लेकिन मैंने अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं देखे। सो अगर हम उनके बयान को लेके चलें तो इससे तो यही लगता है कि किसी ने उनको कॉल किया, उनको कहा कि हुकूमत ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत एक 1 मैन कमीशन बना रहे हैं इस मामले के ऊपर, आप एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, क्या आप इसके लिए, इस बड़े फ़र्ज के लिए रजामंदी जाहिर करते हैं? और उन्होंने एक अपराइट जज, और उन्होंने शायद समझा कि वो कुछ बेहतर कर सकेंगे इस मामले में, हामी भरी। बट उन्होंने ज़रूर ये कहा होगा कि मैंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी देखनी है, क्योंकि अगर उन्होंने टीवी चैनल को ये कहा है तो ज़रूर हुकूमती अदालती जो उनसे अफराद ने बात की उनको भी कहा होगा। सो तसलसल कुछ इस तरह लगता है कि पहले उनको कहा गया, उन्होंने हामी भरी सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिर जब TORs उनको दिए गए और TORs के साथ शायद जो जजेस का लेटर है फॉर्मली दिया गया, हो सकता है उन्होंने वो पहले पढ़ा ही ना हो, तो तब उन्होंने जाहिर है उसके ऊपर एक अपनी कानूनी पोजीशन लेके और अपने लेटर में उन्होंने चीज़ों को कोट भी किया है, तो उन्होंने फिर सोच के और उसका जल्दी जवाब दे दिया। आज पहला वर्किंग डे है, तो ये नहीं है कि वो उसके ऊपर हफ्ता बैठे रहे हैं, उन्होंने फौरन रिएक्ट किया है
اور کہا ہے کہ یہ معاملہ یہ نہ میں لے سکتا ہوں. آپ معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. اگر ہمارے ساتھ ریاضت علی ساحر صاحب بھی موجود ہیں، یہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کاؤنسل کے. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ریاضت صاحب، تیمور صاحب سے بیسکلی ہم گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ غالباً تصدق جیلانی صاحب کا جو انکار ہے اس کی جب اطلاع سپریم کورٹ میں آئی تو اس کے بعد سو موٹو میں کنورٹ کر دیا گیا اس خط کو جو ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے آیا تھا، اور بینچ تشکیل دے دیا. سر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ دس ہول چین آف ایونٹس جو آج ہم نے دیکھا ہے اٹ واز ٹریگرڈ بائی جیلانی صاحب ریفیوزل؟ جی السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ کی. اب مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے جو یہ کمیشن والی بات ہوئی تھی وہ بھی مشاورت کے ساتھ بات ہوئی تھی نا، تو پھر جا کے کمیشن کی طرف گورنمنٹ گئی. اب جب وہ لیٹر میں نے دیکھا ہے جو ریفیوزل ہے جیلانی صاحب کا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر 1 یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، اور لیٹر جو ہے وہ 6 ججز والا جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یا سپریم کورٹ کو. تو سر آپ کے خیال، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ آپ کے خیال میں کیا، جیسے بہت تنقید بھی ہو رہی تھی چیف جسٹس صاحب پہ، سپریم کورٹ پہ، حکومت پر، اس جو گورنمنٹ کی طرف سے کمیشن بنایا گیا تھا، آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ سے بھی سپریم کورٹ نے آج یہ سو موٹو نوٹس دیا ہوگا، یا صرف جیلانی صاحب کے ہی فیصلے نے ان سب کو بھی اپنا یہ فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور کیا ہے، یا ان کو خود بھی خیال آیا ہوگا کہ اتنی تنقید ہو رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ میں ہی کوئی اس کا حل ڈھونڈیں؟ بڑی مہربانی، مجھے صرف 1 منٹ کا موقع دیں، میں اس کی لیگل پوزیشن کلیئر کروں، کیونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لینا تھا یا لیا ہے ابھی جو بھی ہے، وہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اس کا جو ہے نا ڈومین اور 199 آرٹیکل کا جو ہائی کورٹ کے ہم پٹیشن داخل کرتے ہیں تو یہ ایک ہی ڈومین ہے. اب اس میں جب سیکچول کنٹروورسی کوئی بھی آئے گی، جس کو ہم اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقائق کا آپس میں تضاد، یعنی کمپلینٹ کی گئی ہے اور سامنے والے الٹیمیٹلی یہی آئے گا کہ وہ اس چیزوں کو نہیں مانیں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فیکچول کنٹروورسی. تو جب بھی فیکچول کنٹروورسی آتی ہے 199 میں ہائی کورٹ کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے 184(3) میں، تو وہ کوئی نہ کوئی کمیشن، کوئی نہ کوئی JIT یا کسی نہ کسی ایجنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ خود کوئی بھی انکوائری، خود کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی، نہ ہائی کورٹ کر سکتی ہے. تو پہلے بھی یہی بات چلی ہوگی کہ ظاہر ہے وہ سنیں، ابھی بھی سنیں گے، لیکن بلاخر وہ کسی نہ کسی سے جو ہے نا وہ کام لیں گے، کسی نہ کسی کو یہ جو ہے نا وہ ریفر کریں گے. انویسٹیگیشن کوئی باہر سے کرے گا، انکوائری کوئی باہر سے کرے گا، خود یہ سنیں گے ضرور، سپروائز تو کر سکتے ہیں لیکن ہوگا باہر سے. تو میرے خیال میں پہلے انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ کمیشن بنے اور وہاں سے کوئی ہمیں فیڈ بیک ملے، وہ کہاں کس نتیجے پہ پہنچتی ہے کمیشن، تو آگے پھر ہم دیکھیں گے. اب جب تصدق حسین جیلانی جو ہے نا انہوں نے جب ریفیوز کر دیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے آپ کریں، اور دوسرا TOR، شاید وہ TOR میں نے پڑھے نہیں ہے لیکن انہوں نے ریفر کیا ہے کہ وہ TOR سے ایگری نہیں ہے، تو اب ظاہر سپریم کورٹ کو ہی سو موٹو نوٹس لینا پڑا ہے. اور بالکل ٹھیک سر. حسنات صاحب بھی، حسنات ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، بہت گہری نظر ہیں سر سپریم کورٹ کے معاملات پہ. ویلکم ٹو دا شو حسنات صاحب. حسنات صاحب، بہت اہم فیصلہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے آیا. سر دباؤ، تنقید نے کچھ کام کیا یا صرف جیلانی صاحب کے انکار کی وجہ سے؟ اور یہ بتائیے گا کہ جو ججز کی جو بینچ کی کمپوزیشن ہے سر، اس پہ بھی کچھ آہستہ آہستہ لوگ بات تو کر رہے ہیں کہ جو 2 دھڑے ہیں سپریم کورٹ میں، شاید صرف ایک دھڑے کو اتنی ریپریزنٹیشن ملی نہیں ہے 7 ممبر بینچ پہ. دیکھیں جی، یہ جو کیوں سو موٹو لیا گیا، میرا خیال ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو خبر بھی ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب سے
हुकूमत ने जब राब्ता किया तो उनको ये मैसेज दिया गया कि जी फुल कोर्ट ने भी नाम आपका अप्रूव किया है, लेकिन जब उनको पता चला कि जी फुल कोर्ट में तो उनका नाम शुरू कंसिडर भी नहीं हुआ, किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया, तो उसके बाद वो डबल माइंडेड 2 दिन से हो गए थे। फिर उन्होंने फुल कोर्ट के मिनट्स मांगे, अभी तक उनको नहीं दिए गए। अब जो उनका रिस्पांस जो उन्होंने लेटर माफ करिएगा साहब, आपकी बात काट रही हूँ, उन्होंने फुल कोर्ट के मिनट्स क्यों मांगे, ये तो समझाएं हमें। वो यही कि क्या फुल कोर्ट ने मेरे नाम पे कंसिडर किया है या सिर्फ हुकूमत ही मुझे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाले जज हैं, वो नहीं चाहते कि अपने आप को, माजी में भी हमने देखा कि जब कोई कंट्रोवर्सी वाला मामला आया तो वो अपने आप को उन्होंने इज्तनाब किया। तो जब उन्हें पता चला कि भाई ये फुल कोर्ट मिनट्स भी नहीं मिल रहे और खबरें भी उन्हें इधर से आई कि भाई ये तो हुकूमत का फैसला है, तो उसके बाद वो पीछे हट गए और उन्होंने जो लिखा है वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी एक लेक्चर है कि जी आप ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, आप कैसे एग्जीक्यूटिव को इसको भेज रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन की बात की है उन जजेस ने 6 ने, उन्होंने तो आपसे गाइडेंस मांगी है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कोई चारा नहीं था कि वो सो मोटो ना लेते। फिर तनकीद जो वो वकला का लेटर आना और जो 300 वकला हैं वो नॉन पार्टीजन वकला हैं। हम देख रहे हैं कि जो बाहर हैं वो तो तकसीम है, प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो कह रहा है कि सो मोटो लिया जाए, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो मौजूदा इंडिपेंडेंट ग्रुप से जिनका तल्लक है, ये तो शुरू दिन से जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ खड़े हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो इनका तो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। बाहर डिवीजन है, तो ये हालात सारे इस किस्म के बने जो मजबूरन फिर सो मोटो लेना पड़ा। और भी कई रीजन हैं जो टाइम के साथ पता चलेंगी जिनकी वजह से ये सो मोटो लिया गया। जहां तक आप कह रही हैं कि लार्जर बेंच में यही कहा जा रहा है कि जो अवेलेबल जजेस इस वक्त इस्लामाबाद में हैं वो सारे इस बेंच का हिस्सा हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि दोनों साइड के जजेस हैं। वो जजेस जो चाह रहे थे कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना है, 6 जजेस ने बहादुरी दिखाई, वो भी जो वो हैं, और उसमें वो जजेस भी हैं जो समझ रहे थे कि जी इन जजेस ने टाइमिंग ठीक नहीं है या जो छोटी मोटी तनकीद कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वो बेंच का इशू नहीं है, दोनों साइड की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों सोचे हैं बेंच में। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें तैमूर मलिक साहब से और रियाजत अली सहर साहब से, और उनसे बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की के ख़त पर। जी तैमूर साहब, सर अब आप बताएं कि डू यू थिंक कि अब ये मसला सर रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, सो मोटो ले लिया है, 7 मेंबर बेंच बन गया है, जो शिकायत हैं उन 6 जज साहिबान की दे विल बी एड्रेस्ड नाउ सर? लेकिन सोल्यूशन की तरफ तो ज़रूर मामला जाना चाहिए, और जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी को हल करना चाहिए। जो तसद्दुक़ जलानी साहब का लेटर है वो एक किस्म की जुडिशरी के लिए भी चार्ज शीट है, एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि एक साबिक़ चीफ जस्टिस ने उनको एक किस्म का आईना दिखाया है कि आपको ये कमीशन की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये तो मामला आपको ख़ुद रिजॉल्व करना है। सो खुश आइन बात यह है कि बेंच तश्कील दिया गया है, उसके ऊपर आई थिंक अब काफ़ी सेगमेंट्स के ये व्यू भी आएगा। मेरा भी ये ख्याल है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, या जितने अवेलेबल सारे जजेस हैं उन सब पे मुश्तमिल एक बेंच होना चाहिए। अब ये क्या सोल्यूशन की तरफ जाएगा ये तो डिपेंड करता है, जब ये बेंच बैठेगा तो वो अप्रोच क्या लेते हैं। वो अप्रोच वो लेते हैं कि इस चीज़ को शुरू करके सर्द खाने में भेजना है, कि इस चीज़ को एक मुकम्मल ट्रांसपेरेंट तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू पूरी आवाम भी देखे, एक सेंसिबल सवालात उठा के तरीके से इसको चलाया जाए। अगर तो उस तरह चलाया जाएगा तो ये मुल्क के लिए अच्छा है, ये अदलिया के लिए अच्छा है, ये पाकिस्तान के हर आम शहरी के लिए अच्छा है। सो मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले इस बेंच के मेंबरान के सामने यही चीज़ होगी कि अदलिया की आज़ादी और आवाम का जो भरोसा है कानून की हुक्मरानी के ऊपर, उसको बहाल किया जाए, और इस मामले को जल्द अज जल्द मैं तो कहूँगा डेली बेसिस के ऊपर चला के फौरी इंसाफ दें। बिकॉज जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे अहम हाई कोर्ट के ज़्यादातर जजेस इस प्रेशर से नहीं निकलेंगे और अपने आप को आज़ाद नहीं फील करेंगे, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वहाँ जो इतने अहम मामला चल रहे हैं उनमें पूरी तरह इंसाफ मिल सके।
ریاضت صاحب آپ نے سنی تیمور صاحب کی بات. سر یہ بینچ بننا کافی نہیں ہے, ابھی آگے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سماعت جو ہے وہ کیسے آگے چلتی ہے. سر بارز اگر ہم کہیں کہ ابھی تک تو کوئی خاص جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ دباؤ ڈال نہیں پائیں ججز کے حق میں, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی سٹیٹمنٹس دے کے پریس ریلیزز ایشو کر کے آپ سب وکلا صاحبان تو سائٹ پر ہو گئے اتنے بڑے معاملے پر. جی سب سے پہلے تو میں حسنات ملک صاحب کو یہ تھوڑا سا جو انہوں نے بات کی اس کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ شروع سے لے کے نا وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں, ہم نے پہلی پریس ریلیز جو ہماری نکلی تھی تو ہم نے سب سے پہلے ججز پہ جو ہے نا وہ بینچ بنایا جائے, لیکن ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. جب سپریم کورٹ نے مشاور کے ساتھ کمیشن کی طرف گئے تو ہم نے اس کو بھی آمنا صدق نہ کہا, اور اب اس وقت جب انہوں نے سلو موٹو لیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے, خوش آئین بات ہے, اور ہم پریشر تو ڈیولپ نہیں کر سکتے نا ان کے اوپر, کورٹ کے اوپر کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, کہ آپ اس کو اتنا جلد چلائیں. لیکن یہ ہے کہ مسئلے کا حل اسی میں ہی ہوگا کہ یہ جتنا جلد اپنے سولوشن کی طرف جائے تو بہتر ہی ہوگا. یہ بالکل صحیح بات ہے. نہیں تو سر یہ کیسے جائے گا سولوشن کی طرف, یہ بھی تو کچھ روشنی ڈالے نا. میں نے بات کو میری ریپیٹ ہو جائے گی کہ یہ سو موٹو کے ڈومین میں صرف ان معاملات کو دیکھیں گے اور اس کے لیے سولوشن جو ہے نا حقائق, اگر فیکچوئل کنٹروورسی آئی, حقائق کا آپس میں کوئی تضاد ہوا تو مجھے کوئی قانون دان بتائے کہ بھائی میں غلط ہوں, یہ کہاں سے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ انکوائری کروائے گی. کسی نہ کسی سے تو انکوائری ان کو کروانی پڑے گی نا. ایکچوئل کنٹروورسی خود تو وہ ریزالو نہیں کریں گے نا. میں جو قانونی بات کر رہا ہوں کوئی نہ کوئی آگے جواب دے گا اس چیز کا. میں اگر اس پہ بات کر سکوں جی تیمور صاحب, would you like to say something? میں صرف یہ بات کروں گا. دیکھیں سوال اچھا ہے ان کا, لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر یہ جو ابھی ریسنٹ میٹرز آئے ہیں جو سپریم کورٹ کے اپنے ججوں کے متعلق, انہوں نے فیکچوئل ایشوز کے اوپر ہی, پراپرٹیز, ان کی ایسٹ پرچیز, ایسٹ سیل, دوسرے معاملات کے اوپر انہوں نے گواہ قلم بند کرائے ہیں, اس پہ فیصلہ دیا ہے. ایک جج صاحب جو ریزائن کر گئے ہوئے تھے ان کو سروس سے فارغ کیا ہے. تو یہ سب معاملات بھی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کیے ہیں, ان سپریم کورٹ کے ججز نے کیے ہیں. اور تصدق جیلانی صاحب نے اپنے لیٹر میں یہی لکھا ہے کہ یہ جورسڈکشن یا سپریم کورٹ کی بنتی ہے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بنتی ہے. تو ان کو اپنی پاورز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرنی پڑیں گی. اپنے ہی سپیریئر کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے اور 6 ججز کا معاملہ ہے. ایک جج کھڑا ہو گیا تھا کہ اس سے زبردستی ریزائن کرایا گیا تھا تو پوری موومنٹ شروع ہو گئی تھی. یہاں اسی طرح کے 6 آنریبل ججز ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. جی ریاضت صاحب ویری کوئکلی سر یور ریسپانس. سر جی مجھے موقع دیں سر جی. بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ فورم ہے, وہاں صرف کمپلینٹ ججز کے اگینسٹ سنی جاتی ہے. یہاں ججز نے خود کمپلینٹ کی, یہاں کمپلینٹ ججز ہیں. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فورم ہے ہی نہیں, بنتا ہی نہیں ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور ہر میڈیا کے فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فورم نہیں ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. حال بتا سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے, ٹھیک لیا ہے انہوں نے, لیکن انکوائری یہ کبھی بھی سپریم کورٹ فیکچوئل کنٹروورسی کی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی. وہ کسی نہ کسی فورم کو اس کو ریفر ان کو کرنا پڑے گا آگے چل کے. آپ دیکھیں گے یہ میری بات آگے چل کے آئے گی کسی نہ کسی جگہ. جی تیمور صاحب would you like to add something میں before I صرف یہ close کہوں the گا show? کہ پہلے سو موٹو میٹرز کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلے لیے ہیں جی, لوگوں کو نااہل بھی کیا ہے, لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں. سو ایشوز تو وہاں پہ بھی ارائز کیے ہیں. سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے اور اگر اس کے 7 بینچ یا فل بینچ ہوپ فلی بیٹھ کے کسی معاملے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا حل بھی نکالیں گے. وہ اپنے کچھ ججز کی بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ بنا سکتے ہیں کچھ, اور اس سلسلے کو چلایا جا سکتا ہے. یہ تو دیکھنا ہوگا. یہ تو پہلے کبھی ہوا نہیں کہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے 6 جج کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو لکھ دیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعات ہو گئے ہیں. مطلب یہ تو اللہ نہ کرے کبھی کسی ملک میں ہو, یا ہمارے ملک میں تو بالکل نہ ہو. تو جب اب چیز یہ ہو گئی ہے تو اس کا حل سپریم کورٹ نہیں نکالنا ہے نا, کوئی وزیر اعظم یا کوئی اور تو نہیں نکال سکتا.
उन जजों ने तो अपने ही अदलिया के सरबराह के पास जाना था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ खुश आइंद आज की बात यह है कि कम अज़ कम सू मोटो लिया गया है, एक लार्जर बेंच की तश्कील दिया गया है, उस पर एतराज़ हो सकते हैं, उनको एतराज़ दूर करने चाहिए कि उसकी बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आईजी इस्लामाबाद के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां एक नए आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब को अपॉइंट किया गया है। और क्योंकि वो एक जूनियर ऑफिसर हैं तो जो यहाँ सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने छुट्टी ले ली है। लग रहा है कि मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शकील करार साहब, डॉन इस्लामाबाद। जी सर, वेलकम टू द शो। बताएं, काफ़ी पहले सुना है कि प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर में कोई टग ऑफ वॉर चलती रही है इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट्स पे। अब अपॉइंटमेंट हुई है तो जो उनके अपने कॉलीग्स हैं, जो सीनियर कॉलीग्स हैं, वो छुट्टी पे चले गए हैं बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगा कि जूनियर ऑफिसर को आईजी लगा दिया। बिल्कुल ये बात हकीकत है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के माबैन कुछ इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की दो की पोस्टिंग के लिए, एक आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की पोस्टिंग के लिए। तो वो अब सामने आ गई खुल के कि 31 कामन के जूनियर ऑफिसर अली नासिर रिजवी को जब तैनात किया गया तो उसके साथ इस्लामाबाद के 3 DIGs जो सीनियर हैं उन DIG से तो उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। बल्कि एक ने तो अपनी रेलवे में पोस्टिंग के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। उसमें अवैस मलिक है, शुएब जानबाज है और एक और DIG हैं। इन तीनों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी क्योंकि तीनों सीनियर हैं। तो अब जो डिसिप्लिन फोर्स है उसमें ये बड़ा इश्यूज़ होते हैं कि जब कोई जूनियर आके की पोस्ट पर बैठ जाए तो सीनियर हैं वो छुट्टी ले लेते हैं या फिर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस आज 3 दिन हो चुके हैं बगैर किसी IG के, बगैर पुलिस से सरबराह के काम कर रही है। एक तो इस्लामाबाद पुलिस का पहले ही गुज़श्ता 2 बार से बैठा दिया गया था, इसके साथ खिलवाड़ किया गया और उसको अजीब सी एक पुलिस बना दिया गया। सिस्टम ऐसे लाए गए कि आपका हमेशा सर शायद ये ख्याल रहा है कि जो IG इस्लामाबाद थे अब तक जो रहे हैं कि वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं रहे इस्लामाबाद के लिए। जी नहीं, वो तो हमेशा देखिए यहाँ जो IG अभी लास्ट जो गए हैं तो उनकी आप अगर हकीकत में अगर इंक्वायरीज़ कराई जाएँ, रिकॉर्ड निकाला जाए और इंक्वायरीज़ हों तो बहुत कुछ सामने आएगा। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन इंक्वायरीज़ हों तो फिर शायद बहुत बड़े इंकशाफात हों कि क्या कुछ यहाँ पर होता रहा है, किस तरह कब्ज़ा माफिया की सपोर्ट की जाती रही है, किस तरह FIRs हुई हैं, किस तरह झूठी FIRs हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बहुत कुछ उसमें निकल आएगा। अब सूरत हाल ये है कि 3 दिन हो चुके हैं, इस्लामाबाद का पुलिस का कोई सरबराह नहीं है। 3 DIGs ऑलरेडी छुट्टी की दरख्वास्त दे चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे। नए साहब आ गए हैं। नए साहब के बारे में कल शाम तक ये इतलात थी कि शायद वो लाहौर में ही हैं, अभी तक उन्होंने लाहौर नहीं छोड़ा। तो लाहौर छोड़ेंगे, फेडरल में आकर रिपोर्ट करेंगे, फिर वो आकर अपना चार्ज लेंगे। इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ लाहौर में काम किया हुआ है। इज दैट द रीजन फॉर प्रेफरिंग हिम? जी बिल्कुल ऐसे ही। और आपको याद होगा जब 9 मई का वाक़या हुआ था उस दिन उनकी एक आँख का भी इशू आया था इन्हीं DIG साहब का, तो उन्होंने फिर UK जाके अपना इलाज करवाया था। तो वही DIG हैं और उन्हीं को इन्होंने इस्लामाबाद में अब IG के तौर पर जाके इलाज टैक्स पेयर्स ये नहीं मतलब कि ये सवाल तो बनता है ना सर। काफ़ी सीरियस उनका आंख का इशू बना था क्योंकि आंख में चोट लगी थी। वो तो खैर आजकल फ़ोटो भी रिलीज चली है और पुरानी उस वक्त की जो अखबार में शायद थी कि आर्मी चीफ उनकी जाके हॉस्पिटल में तीमारदारी भी कर रहे हैं, वो फ़ोटो भी आजकल दोबारा सोशल मीडिया पर चल रही है। तो वो बहुत सी चीज़ें हैं। अब उनका अगर आके चार्ज ले लेते तो शायद हालात ठीक हो जाते कि अपनी मर्जी के अपने जूनियर अफसरान ले आते तो शायद हालात ठीक हो जाते। लेकिन उनके आने से पहले 3 DIGs जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त दे चुके हैं। तो अब ये सूरत हाल अगले चंद दिनों में बेहतर होती नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।